बात है साल 1962 की, जब डॉक्टर विक्रम साराभाई के सजेशन पर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने इनकोस्पार यानी इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च की शुरुआत की, जिसे आज हम इसरो के नाम से जानते हैं। आज की इस वीडियो में जानते हैं कि कैसे एक टॉयलेट को डेटा रिसीविंग सेंटर बनाने और रॉकेट्स को बैलगाड़ियों पर ले जाने से लेकर इसरो की मदद से भारत चांद के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया। इस वीडियो को 4 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है, जिससे आपको इसरो की ये मजेदार जर्नी समझने में आसानी होगी। चैप्टर 1, हिस्ट्री ऑफ इसरो। 1962 में जब इनकोस्पार को एस्टेब्लिश किया गया तो यह डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर आता था। उस समय डॉक्टर विक्रम साराभाई को इनकोस्पार का चेयरमैन बनाया गया और इसी वजह से इन्हें हम आज भी फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। शुरुआत में इनकोस्पार के पास रिसोर्सेज की इतनी कमी थी कि उन्हें रॉकेट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी साइकिल्स और बैलगाड़ियों का यूज करना पड़ता था, और यहाँ तक कि उस समय बेंगलुरु के एक टॉयलेट को डेटा रिसीविंग सेंटर में कन्वर्ट किया गया था। बजाय इन सभी चैलेंजेस के, इनकोस्पार के एस्टेब्लिश होने के मात्र 1 साल बाद ही नवंबर 1963 में इंडियन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत होती है तिरुवनंतपुरम से लॉन्च हुए यूएसए के एक साउंडिंग रॉकेट नाइक अपाचे से। और लगभग 4 साल के बाद ही इंडिया ने अपना खुद का रॉकेट बनाया, जिसका नाम था रोहिणी 75, और ये भी एक साउंडिंग रॉकेट ही था। दरअसल ये साउंडिंग रॉकेट अपनी सब ऑर्बिटल फ्लाइट के दौरान इंस्ट्रूमेंट्स को चेक करने के लिए बनाए जाते हैं। फिर भारत के 22nd इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त 1969 को इनकोस्पार को रीनेम करके इसरो में बदल दिया जाता है, क्योंकि अब ये कोई कमेटी नहीं रह गई थी, अब ये बन चुकी थी एक ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मोटिव था स्पेस सेक्टर में देश को आगे लेकर जाना और देश के विकास में मदद करना। डॉक्टर विक्रम साराभाई को फिर एक बार इसरो का चेयरमैन बनाया जाता है और इसरो अब डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर में आता था। इसरो के बनते ही देश स्पेस सेक्टर में काफी गति पकड़ लेता है। 1975 में इंडिया अपनी आर्यभट्टा नाम की पहली स्पेस सैटेलाइट बनाता है, जो कि पूरी तरह इंडिया में ही बनी थी, बस इसके लॉन्च के लिए हमें सोवियत यूनियन की मदद लेनी पड़ी थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिन्होंने देश के स्पेस सेक्टर को इतना आगे तक पहुंचाया, वो खुद ही देश की ये कामयाबी देखने के लिए नहीं रहे। दरअसल 1975 में कार्डियक अरेस्ट के कारण उनका देहांत हो गया। डॉक्टर विक्रम साराभाई के बाद सतीश धवन जी को इसरो का चेयरमैन बनाया गया। 1980 में इंडिया अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भी बना लेता है, मतलब अब हमें सैटेलाइट के लॉन्च के लिए दूसरे देशों पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं थी। पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 की मदद से इंडिया रोहिणी RS-D1 नाम की सैटेलाइट लॉन्च करता है, और इसके बाद तो इसरो ने कई SLVs बनाए, जैसे कि PSLV, ASLV, GSLV। साल 1983 में इसरो लॉन्च करता है इनसैट यानी इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, जिसमें कई सैटेलाइट्स रेडियो वेव्स की मदद से कम्युनिकेट करके टेलीकम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग, सर्च और रेस्क्यू के लिए यूज की जा सकती थी। चैप्टर 2, 21st सेंचुरी इसरो। 21st सेंचुरी में तो इसरो ने कई ऐसे मिशंस को अंजाम दिया जिनकी वजह से आज इसरो को स्पेस सुपर पावर्स में गिना जाता है। 2008 में इसरो का चंद्रयान 1 मिशन सक्सेसफुल रहता है, और इस मिशन की मदद से पूरी दुनिया को ये पहली बार पता चलता है कि चांद पर पानी भी है। 2013 में इसरो मार्स ऑर्बिटर मिशन लॉन्च करता है, और इस मिशन के सफल होते ही भारत बन चुका था मार्स की ऑर्बिट में जाने वाला चौथा देश और अपने पहले ही अटेम्प्ट में जाने वाला पहला देश। और इस मिशन को सफल बनाने में इंडिया को $74 बिलियन लगे थे। हो सकता है आपको ये बजट भी बहुत ज्यादा लग रहा हो, पर एक स्पेस मिशन के लिए ये बजट कुछ भी नहीं है, और इसका अंदाजा आप चैप्टर 3 में लगा सकते हैं। फिर जुलाई 2019 में इसरो चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च करता है, जो कि आधा ही सफल हो पाता है। दरअसल इसका ऑर्बिटर तो मून के ऑर्बिट में एंटर कर जाता है, पर इसका लैंडर सही तरीके से लैंड नहीं कर पाता, जिस वजह से इसरो फिर एक बार चंद्रयान 3 की मदद से चांद पर पहुंचने का प्रयास करता है, और उसमें सफल भी रहता है। ठीक 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही इंडिया मून के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बन जाता है। आज तक मून के साउथ पोल पर इंडिया के अलावा कोई और देश नहीं पहुँच पाया है। चैप्टर 3, इसरो वर्सेज नासा। देखो, अगर किसी भी फील्ड में आपको ये पता करना हो कि आप किस लेवल पे हैं, तो डायरेक्टली उस फील्ड के टॉप पर बैठे आदमी से अपने आप को कंपेयर कर लो, और स्पेस फील्ड की सबसे टॉप ऑर्गेनाइजेशन है नासा। इस बात में कोई शक नहीं है कि नासा इसरो से काफी आगे है, पर नासा के आगे होने के कई रीजंस हैं। नासा 1957 में एस्टेब्लिश हुआ था, और अब तक नासा हजारों मिशंस कर चुका है। वहीं हमारे इसरो ने लगभग 677 मिशंस किए हैं। दरअसल नासा का शुरू से ही मेन ऑब्जेक्टिव स्पेस रिसर्च और एक्सप्लोरेशन का रहा है, और इसके लिए वो अलग अलग मिशंस करते रहते हैं। और शुरुआत में तो नासा और सोवियत यूनियन के बीच स्पेस मिशंस के मामले में कंपटीशन भी चलता था। वहीं इसरो का मेन ऑब्जेक्टिव देश की मदद करना था, जैसे कि इनसैट की मदद से वेदर फोरकास्टिंग और ब्रॉडकास्टिंग कर पाना, न कि और देशों से कम्पीट करना। हालांकि बाद में इसरो भी स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए मंगलयान और चंद्रयान जैसे मिशंस करने लगा था, पर शुरुआत में इसरो का ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ देश के हितों में काम करना ही था। नासा का इसरो से कहीं ज्यादा मिशंस कर पाने का मेन रीजन इनका बजट भी है।
जहां नासा का बजट $25 बिलियन है, वहीं इसरो का बजट $1.6 बिलियन है। और निराश होने की कोई बात नहीं है। भले ही हमारे इसरो का बजट कम हो, पर इस कम बजट में भी इसरो वो चीजें कर दिखाता है जो नासा अपने इस $25 बिलियन के बजट से भी नहीं कर पाता है। और इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है मंगलयान। मार्स के ऑर्बिट में एंटर करने के लिए जहां हमें $74 मिलियन लगे, वहीं अमेरिका को ठीक यही मिशन करने के लिए $2700 मिलियन खर्च करने पड़े। मतलब काम दोनों ने एक ही किया, पर नासा ने इसरो से 36 टाइम्स ज्यादा खर्चा किया और फिर भी नासा अपने पहले अटेम्प्ट में सफल नहीं हो पाया था और इसरो अपने पहले ही प्रयास में मार्स तक पहुंच जाता है। इससे एक बात तो साफ है कि नासा के पास इसरो के मुकाबले में कोई बहुत ज्यादा टैलेंटेड साइंटिस्ट तो नहीं है जो कि कुछ ऐसा कर पाने में सक्षम हो जो हमारे इसरो के साइंटिस्ट नहीं कर सकते। और इसरो ने इतने कम बजट में मंगलयान मिशन को कैसे सफल बनाया, ये आप मिशन मंगल मूवी में देख सकते हैं। और ये कोई एक मिशन की बात नहीं है, लगभग सभी मिशन में हमारा बजट नासा से कई गुना कम ही रहता है और इसका एक कंपेरिजन चार्ट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। वैसे इस वीडियो के लिए रिसर्च करते टाइम मुझे एक और बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा मिला, जिसमें वर्ल्ड की टॉप 5 एजेंसीज में इसरो या तो 3rd या फिर 4th नंबर पर आ रहा था। पर मजे की बात तो ये है कि इन सभी स्पेस एजेंसीज में सबसे कम बजट इसरो का ही था, पर हमारे अचीवमेंट्स इन सभी एजेंसीज से कहीं बेहतर हैं। जैसे कि आज तक मून के साउथ पोल पर इंडिया के अलावा कोई और नहीं पहुंच पाया है। ये इस बात का प्रूफ है कि इसरो बाकी सभी स्पेस एजेंसीज से काफी ज्यादा एफिशिएंट है। वैसे आपको क्या लगता है कि अगर इसरो को नासा जितना बजट दिया जाए तो क्या इसरो नासा को भी पीछे छोड़ सकता है? चैप्टर 4 फ्यूचर ऑफ इसरो। इसरो अब अपने चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशंस की वजह से स्पेस सुपर पावर्स में गिना जाने लगा है और आने वाले समय में इसरो कई ऐसे मिशंस की तैयारी कर रहा है जिससे हम स्पेस एक्सप्लोरेशन में और आगे बढ़ते चले जाएंगे। जैसे दिसंबर 2024 के लगभग इसरो लॉन्च करेगा शुक्रयान 1, जो कि वीनस को स्टडी करने के लिए भेजा जाएगा। और इसरो का एक और बड़ा मिशन है गगनयान, जो कि इसरो का सबसे पहला मैन्ड मिशन होने वाला है और इसे 2025 तक लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन के थ्रू इसरो पहली बार एक स्पेसक्राफ्ट में 3 इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजेगा और ये स्पेसक्राफ्ट अर्थ सरफेस से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर 5 से 7 दिनों तक अर्थ का चक्कर लगाएगा और इस मिशन का बजट लगभग 9000 करोड़ है। इस मिशन में यूज होने वाला स्पेसक्राफ्ट पूरी तरह इंडिया में ही बनाया जा रहा है और इस मिशन के सफल होते ही यूएसए, चाइना और रशिया के बाद इंडिया चौथा देश बन जाएगा जिसने अपने एस्ट्रोनॉट्स को लोअर अर्थ ऑर्बिट में भेजा हो। 2026 में इसरो जापान स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन लॉन्च करेगा, जिसमें मून के साउथ पोल पर एक लैंडर और रोवर भेजा जाएगा। इसरो फ्यूचर में मंगलयान 2 मिशन की भी प्लानिंग कर रहा है, जो कि इसरो का दूसरा मार्स मिशन होगा। हालांकि इसरो का सबसे बड़ा मिशन है 2035 तक स्पेस में इंडिया का खुद का स्पेस स्टेशन तैयार करना, जिसका नाम होगा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। इस स्पेस स्टेशन को बनाने के लिए पहला मॉड्यूल 2028 तक लॉन्च किया जाएगा और बाकी मॉड्यूल्स 2035 तक लॉन्च होंगे। ऐसे ही इसरो ने कई और मिशन फ्यूचर के लिए प्लान कर रखे हैं। इसरो की इस जर्नी से हम सबने ये देखा कि कैसे इसरो तेजी से स्पेस फील्ड में आगे बढ़ता जा रहा है। अपने कम बजट को लेकर कंप्लेन करने की बजाय उसी बजट में इसरो आज वर्ल्ड की टॉप 5 स्पेस एजेंसीज में अपना नाम दर्ज कर चुका है और वो दिन भी दूर नहीं जब इसरो दुनिया की सबसे पावरफुल स्पेस एजेंसी बन चुका होगा। इसरो का एक टॉप स्पेस एजेंसी बनने से फायदा इसरो या भारत का ही नहीं है, क्योंकि इसरो की सफलता सिर्फ इसरो की या फिर भारत की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की है और ये बात तो हमारे प्रधानमंत्री जी खुद बोलते हैं। इंडिया सक्सेसफुल मून मिशन इज नॉट जस्ट इंडियाज अलोन। Our moon mission is also based on the same human-centric approach. Therefore, this success belongs to all of humanity. इससे पता चलता है कि भारत आज भी वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर ही आगे बढ़ रहा है।